नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इंडसइंड बैंक, अभी तक आपने बहुत लोगों से सुन लिया होगा या खुद भी पढ़ा होगा कि इंडसइंड बैंक में जो ये गिरावट है ये क्यों आई है। नहीं जानते हैं तो आपसे चर्चा करूंगा कि क्यों गिरावट हुई है। प्राइस एक्शन में चर्चा होगी दोस्तों। प्लस जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं दोस्तों, उनका क्या मानना है, उन्होंने क्या राय दी है इसमें, और प्लस बैंक की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है वो कितना सही है, और क्या हिस्ट्री में ऐसे कभी स्टॉक में कभी कुछ चीजें हुई हैं, सिर्फ इंडसइंड बैंक में नहीं बाकी स्टॉक्स में भी। हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की ग्रोथ होगी और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ दोस्तों। गाइस, 10.5% गिरावट है ये, 10.52% की। और जब से ये केस आया है तब से सबको पता था कि इसमें गिरावट होगी, और इसमें बहुत ही ज्यादा सीवियर गिरावट हुई है दोस्तों। ठीक है, पहले तो छोटा सा बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। इसमें एक विसल ब्लोअर है, ठीक है, उन्होंने एक अपनी कंप्लेंट फाइल की दोस्तों। विसल ब्लोअर इन्हें कहा जाता है क्योंकि वो अपना नाम नहीं बताते और ना कि उनका नाम उजागर किया जाता है, नहीं तो उनको काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंपनी के जो इनसाइडर हैं उनका मानना है, किसी का ने कहा है कि कंपनी बहुत ही गलत तरीके से अपने एनपीए शो कर रही है, गलत एनपीए शो कर रही है। एनपीए का डेटा बहुत सारा है लेकिन उसे छुपाने के लिए कंपनी ये गलत फॉल्सिफाइड डेटा कर रही है, और लगभग 84K के आसपास जो है वो गलत एंट्रीज है। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये इनका ये कहना है कि लोग जो हैं, जो लोग लोन नहीं पे कर पा रहे थे उन्हें भी और लोन दे करके पुराने एनपीएस को क्लियर कराया गया है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है और आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी आपको फिर से 10 लाख का लोन ले रही है, बोल रही है कि आप इस 10 लाख को पे कर लें, उसके बाद बाकी जो हमने दिया उसे पे करें। तो इससे इनका एनपीए बहुत क्लियर हो जा रहा है। और ये दोस्तों एक ना बहुत ही ज्यादा बड़ा एलिगेशन है। ठीक है, और मैं बता दूं दोस्तों, सेबी को इसके बारे में जरूर कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊं आपको, इन्फोसिस का आपको याद होगा, मैं हमेशा ये बात करता हूं, इन्फोसिस में ये बात आई थी। क्या हुआ, इन्फोसिस बात आई, बात गलत हो गई, शेयर फिर भाग गया। ठीक है, इन्फोसिस जैसी कंपनी कुछ ही दिनों में दोस्तों 30-40% गिर गई थी। ठीक है, प्लस फिर क्या हुआ, आपको कोटक का एक बात याद होगा, वॉरेन बफेट वाला, वो भी आपको याद होगा। जबरदस्त गिरावट हुई थी उसके, वो जबरदस्त तेजी आई थी कि जब लोगों ने सुना था भाई। और ये अभी अभी की बात है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कभी कभी स्टॉक को निचले स्तरों में खरीदने के लिए लोग ऐसे ही बड़े निवेशक अब क्या करते हैं, अगर ये खरीदारी करते और फिर शेयर भाग जाता है। ठीक है, फंसता कौन है दोस्तों, आपके और मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर, जो भाई एक कंपनी में ऊपर की तरफ खरीदारी करता है और जब इतनी सीवियर गिरावट देखता है 12% 11% की, और वहां माल बेच देता है, और वो जो हम बेचते हैं तो जो बड़ा निवेशक होता है उस माल को खरीद लेता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या ये गलत है या सही है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इससे काफी ज्यादा जो प्राइस है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है। ठीक है, और देखिए इंडसइंड बैंक में आपको पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं पसंद है दोस्तों। हाँ, लोगों को, और इसलिए नहीं कि मुझे कोई दुश्मनी इस बैंक से, देखिए बैंक ठीक है, ठीक है, बट प्रॉब्लम दोस्तों इतने अच्छे अच्छे बैंक्स मेरे सामने रखे हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो मैनेजमेंट के तौर पे बहुत पुख्ते रहे हैं, बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है, ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, ये ऐसे बैंक है दोस्तों जब इतने अच्छे अच्छे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इंडसइंड बैंक में क्यों जाऊंगा। क्योंकि अगर आप पास देखें इंडसइंड बैंक का, तो इससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम इसमें रही है दोस्तों। जब इसके एनपीए के जबरदस्त इश्यूज हुए थे, ये शेयर बहुत ज्यादा पहले भी गिरा था। ये मैं आपको दिखाऊं तो एक समय में पिछले 5 साल में आपको एक सेक्शन दिखाता हूं, आप देखिए, ये देखिए ये कहां आ गया था दोस्तों। ये गिरावट देखें आप, ये देखिए 79% से भी ज्यादा की गिरावट थी। जब एक बार में ये ऊपरी स्तर में था, ये देखिए आप 3 जनवरी 2020, और ये गिरावट देखिए अप्रैल 2020, 80% की गिरावट आ चुकी थी दोस्तों। ठीक है, आप देखिए एक स्टॉक जो 1500 का था, ये गिर के कितना हो गया दोस्तों, आप देखिए 300 के आसपास हो गया था। तो देखिए, और ये सब इसका नहीं था, बाकी बैंक्स का भी था, लेकिन ये कि दोस्तों ऑलरेडी गिरावट दिखा चुका था, मैं आपको बता रहा हूं। और इससे पहले भी मुझे बैंक उतना पसंद नहीं दोस्तों, पर्सनली बताओ, बट अब बात करते हैं जिनके पास है उनकी बातें कर लेते हैं। तो आप देखिए, इंडसइंड बैंक डिनाइज विसल ब्लोअर एलिगेशन, शेयर प्राइस स्टिल डिप्स 12%। देखिए
डिनाई तो उन्होंने कर दिया है, क्या कहा आगे बताता हूं। द बैंक हैज सेड ऑल द लोन प्रोडक्ट्स मैनेज्ड बाय बीएफआईएल इन इट्स कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आर अप्रूव्ड बाय इंडसइंड बैंक एंड कंप्लेन विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, वो ये कह रहे हैं भाई कि हमारी कैपेसिटी में जो भी रहता है हम इंडसइंड बैंक अप्रूव करता है। ठीक है, ये सब बातें कर रहे थे तो दोस्तों गोल मोल बातें ये मैं आपको ठीक से नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आगे ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, इसमें है कि the allegation made by certain anonymous individuals purportedly acting as whistleblower as published in the Mumbai edition of the Economic Times on November 5, 2012 titled as Whistleblowers Raise Loan Evergreening Issue at Indian Arm are grossly incorrect and baseless, International Bank said in a release। तो भाई 5 तारीख को एलिगेशन लगा, 6 तारीख को इनका आंसर है कि भाई ये बिल्कुल ही फॉल्सिफाई एलिगेशन है और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ the bank clarified that all the loan product managed by Bharat Financial in the capacity of a business corresponding were approved by IndusInd Bank and fully compliant with regulatory guidelines। कि भाई हम बाहर गाइडलाइन का फॉलो करते हैं फुली, मतलब कहते हैं ना हम रेगुलेटरी के अंडर रहते हैं, इसीलिए जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं ये सब गलत है। ठीक है, आगे है ये कह रहे हैं भाई that due to a technical glitch in May 2021 nearly 84,000 loans were disbursed without the customer's consent getting recorded at the time of a loan disbursement। इनका ये कहना है भाई हाँ एक समय आया था कि मई 2021 में एक टेक्निकल ग्लिच के कारण 84,000 जो लोन थे उसे डिस्पर्स कर दिया गया था बिना कस्टमर की कंसेंट लिए। ठीक है, तो ये बात ये डिनाई नहीं करते, ये बात ये मानते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है उनका क्या कहना है। तो आप देखिए मोतीलाल ओसवाल क्या कहते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मानना है द मैनेजमेंट एल्यूडेड दैट द गवर्नेंस structure and risk framework remain strong and was strengthened over the year with strict supervisions। ठीक है, now the RBI's review process is underway while it has also suggested an external audit to provide further comfort। The business environment continues to improve, having surpassed pre-COVID level in October 2021 while the credit cost guidelines is maintained। ठीक है, the stock could witness some pressure due to adverse media articles and asset quality stress reported by some other MFI leaders lenders। Nevertheless, we expect the impact to be controlled, maintained by with unchanged target of 1400। भाई इनका मानना यह है कि जो आर्टिकल लिखा जा रहा है इसके कारण प्रॉब्लम होगी इनके शेयर प्राइस को, और आप देख रहे होंगे कि हो भी रही है वो। लेकिन कंपनी ये जो ब्रोकरेज हाउस है ये भी कह रहा है कि जो सुपरविजन है दोस्तों वो कई सालों में बहुत स्ट्रांग हुई है। इनका जो रिस्क स्ट्रक्चर है, जो रिस्क फ्रेमवर्क है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो गलत खबरें हैं वो हट जाएंगी, और जो प्री कोविड लेवल था उससे बराबर अब अक्टूबर 2021 में जो रिजल्ट आया है इसमें इनका अच्छा खासा चीजें बिजनेस हो गया है, और जो इन्होंने अपनी जो राय है वो बाय की रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1400 रुपए का। ठीक है भाई, आईसीआईसी सिक्योरिटी का क्या मानना है। तो देखिए द मैनेजमेंट हैज एडमिटेड देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच इन May 2021। देयर इज लोन वर डिस्बर्स्ड विदाउट कस्टमर कंसेंट though was rectified expeditiously and now all loans are disbursed through biometric authorization। भाई ये कह रहे हैं कि कंपनी मानती है बात को कि एक टेक्निकल ग्लिच आया था जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई थी, बट अब सब चीजें ठीक हो गई हैं और अब जो भी डिस्बर्समेंट होता है दोस्तों लोन का वो बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन के से ही होता है। ठीक है, this development may have an interim overhang through the management maintain its guidance of 6 to 8% MFI credit cost of financial 2022, 1.6 to 1.9% overall bank credit cost excluding provisions on Vodafone Idea and 2-year loan growth target of 16 to 18%। दोस्तों जो कंपनी ने कहा था वो सब अभी भी चीजें हैं, आप देख रहे होंगे ये कि भाई जो 2 साल की लोन ग्रोथ है वो 16 से 18% है। ठीक है, जो ओवरऑल बैंक क्रेडिट कॉस्ट है 1.6 to 1.9% रहने वाली है अगर आप वोडाफोन के प्रोविजन को हटा दें तो भाई, और जो ब्रोकरेज हाउस है उनका भी कहना है कि भाई हम अभी भी मेंटेन करते हैं बाय पोजीशन को विद अनचेंज टारगेट प्राइस ऑफ ₹1420। ठीक है दोस्तों देखिए सबका मानना यही है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा केस नहीं, ये जो गिरावट आई है निचले स्तरों में से खरीदने के लिए आई है। दोस्तों पर्सनली मैं बताऊं मैं नहीं खरीदने वाला, और हमें भी मुझे ऐसा लगता है खरीदना नहीं भी चाहिए। देखिए शायद गलत होऊंगा मैं, शेयर भाग भी जाएगा, लेकिन दोस्तों एक होता है ना भरोसा नाम की चीज, इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों भरोसे में की जाती है, और
ऐसे बैंकों से, और ये जो दोस्तों सेबी है उन्हें ये बात माननी चाहिए कि जो एनोनिमस रिपोर्टर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने जानबूझ के ये काम किया है। और अगर इंडसइंड बैंक अगर कोई गलत पाया जाता है तो दोस्तों उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के बहुत ही गाढ़ी कमाई के पैसे होते हैं और यू मैनिपुलेशन दोस्तों एक बार में 10-12% की गिरावट हो जाती है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। दोस्तों अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।